पिछली कक्षा में हमने ये देखा कि लवणता क्या है और कौन कौन से लवण समुद्री जल में पाए जाते हैं, इसे मापने का क्या तरीका है। आज की कक्षा में हम ये देखेंगे कि आखिर समुद्री जल में लवणता होती क्यों है, इसका उद्भव हुआ कैसे। तो अगर ऐतिहासिक रूप से देखें, भूगर्भिक इतिहास अगर हम देखें तो हमें ये ज्ञात है कि जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था उस समय में उस पर जल नहीं था, लेकिन बाद में वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण, गैसों के अलग अलग रिएक्शंस के कारण जो है अधिकाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बने और वो मिलकर जो है H2O मतलब जल के अंदर परिवर्तित हुए और कई वर्षों तक लगातार वर्षा होती रही, जिस कारण से जो गर्त थे, विशालकाय गर्त थे जो पृथ्वी पर उपलब्ध हुए, जो इसके शुरुआती बनावटी संरचना में थे, वो गर्त जो है इस H2O से यानी जल से भरने लगे। और जो एटमॉस्फेयर में विशालकाय डस्ट थी जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा फैलाई गई थी, वह भी सेटल होने लगी, आसमान क्लियर होने लगा। तो उस समय में जो डस्ट पार्टिकल सेटल हुए प्लस जो गर्त के अंदर पहले से मौजूद लवणीय कण थे, जो विशालकाय गर्त जिनमें आज हम समुद्री जल हम देखते हैं, उनका जो तला है उसमें पहले से ही मौजूद जो लवणीय कण थे वह जो है इस जल के अंदर घुल गए और इस घुलने के कारण जो है उसमें सर्वाधिक लवणता जो बढ़ी वो इस कारण से बढ़ी। सर्वप्रथम एक तो एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स प्लस जो ओशनिक बॉटम्स का जो सरफेस था, बॉटम का जो पार्ट है मतलब क्रस्ट का जो सरफेस, ओशनिक बॉटम्स है हुए, लेकिन लैंड का तो क्रस्ट का जो सरफेस हो गया। तो इस भाग में जल का होना और उस लैंड पार्ट में लवण का होना और आपस में उनका जो है मेल होने के कारण उसमें डिजोल्यूशन की प्रक्रिया, डिजॉल्विंग की जो प्रक्रिया है वो बढ़ गई और लवणता सर्वप्रथम इस कारण से आई। दूसरा कारण मैंने बताया कि उस समय कई महीनों, कई वर्षों तक लगातार वर्षा होती रही, तो विशाल रूप से जो डेब्रीज यानी स्थलीय खंड जो हैं वह बहकर स्थलीय भाग से समुद्र की ओर आए और क्योंकि इनमें भी लवण मौजूद थे तो ये घुलकर समुद्री भाग के अंदर इसका लवण का कंट्रीब्यूशन होता रहा, मतलब इनका इसने लवणता बढ़ाने में सहायता की। तो ये बहता हुआ जल जो है वो जो समुद्री भाग की तरफ गिरा, साथ में उसने स्थलीय भाग के जितने भी लवणीय कण थे उनको अपने साथ डिजॉल्व कर लिया, उनको घोल लिया और घोल कर इसने समुद्री भाग के अंदर निक्षेपित कर दिया या अपने अंदर डिजॉल्व करके रखा। तीसरा जो कारक है वह है कि उसके पश्चात भी वर्षा होती रही, निरंतर नहीं तो रुक कर भी, जैसे हम आज के वातावरण में देखते हैं, आज के एनवायरनमेंट में देखते हैं कि रेनी सीजन्स होते हैं या प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ आइस होता है, बर्फ़ जमा हो जाती है, वो पिघलकर जो है बहती है। तो वो कहने का मतलब ये है कि नदियों के मार्ग बन गए और इन नदियों ने कालांतर में समय समय पर अपने साथ जल को, इसके लवण को घोल कर जो है समुद्र तक पहुंचाया। तो वो पहले भी मौजूद थी और अब भी ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है और ये देखा गया है कि औसत रूप से प्रति वर्ष 5.4 इंटू 10⁸, मतलब 5 को आगे आप 8 बार शून्य और लगा लें, उतना किलोग्राम नमक प्रति वर्ष ओशियन में, समुद्रों में, महासागरों में जमा होता जा रहा है। किन के द्वारा? इन नदियों के द्वारा। तो आज की डेट में अगर हम देखें कि सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है,
तो ये नदियाँ कर रही है, जो स्थलीय भाग को के अंदर प्राप्त नमक को घोलकर समुद्री भाग तक ले जा रही है। लेकिन एक एनोमली है, एक पैराडॉक्स है, वो ये है कि जो समुद्री जल है उसमें जो क्लोराइड का कंटेंट है, मतलब क्लोराइड को अगर हम मेजर करें, क्लोराइड यानी जो NaCl का जो क्लोराइड का पार्ट है, सोडियम क्लोराइड जैसा होता है, तो उसमें क्लोराइड को अगर हम देखें तो क्लोराइड कंटेंट्स जो हैं वह लगभग 75% है। मैंने पीछे देखा है आपको टेबल में, आपके दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखो कि सोडियम क्लोराइड जो 77% है ना, तो लगभग 75% जो है, 77 मान लो, तो उतने क्लोराइड्स समुद्री जल में पाए जाते हैं बहुतायत में। लेकिन नदी का जो जल है वो, उसको अगर हम मेजर करें, उसकी सैलिनिटी मेजर करें, तो हम पाएंगे कि उसमें 60% कैल्शियम होता है। तो यही जल समुद्र की तरफ आ रहा है, तो कहने का तात्पर्य हो गया कि कैल्शियम अबंडेंस में होना चाहिए था, लेकिन अबंडेंस में कौन सा है, बहुतायत में कौन सा है, क्लोराइड। तो ये एक पैराडॉक्स है जिससे साइंटिस्ट समझने का इसका प्रयास कर रहे हैं, और अलग अलग धारणाएं इस पर बनी हुई है कि इसका एक्सप्लेनेशन देने में कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। तो इसको हम समझ सकते हैं रिमूवल ऑफ सैलिनिटी, मतलब जो क्लोराइड, जो कैल्शियम कंटेंट आ रहा है, क्या वो रिमूव हो रहा है, क्या वहाँ से हट रहा है समुद्री जल भाग में से। तो इसके पीछे ये एक्सप्लेनेशन बनता है। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले ये बात आती है कि कुछ रासायनिक और जैव रासायनिक क्रियाएं चल रही है, प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिस कारण से सैलिनिटी निरंतर जो बढ़ रही थी वो घट भी रही है, लवणता कम भी हो रही है। किन कारणों से, रासायनिक एवं जैव रासायनिक कारणों के कारण। तो अब ये कौन से हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे पहला जो जैव रासायनिक कारण है उसमें यह आता है कि कुछ जैव पदार्थ जो जैसे पॉलिप्स, स्नेल्स, कोरल, ऑयस्टर्स, ये सब कोरल पॉलिप्स हो गए, स्नेल्स हो गए और ऑयस्टर्स हो गए, ये जो हैं अपने बाहरी आवरण पर जो है शरीर के चारों तरफ एक आवरण बनाते हैं जिसमें कैल्शियम होता है। शंख, जैसा आपने सामान्य भाषा में सुना होगा कि शंख जिसे हम बजाते हैं, कई मंदिरों में बजाते हैं, तो वो क्या होता है, प्योर कैल्शियम होता है। और कोरल जो नहीं जानते वो हम आगे इसका चैप्टर में अध्ययन करेंगे, कोरल्स क्या होते हैं। तो ये कोरल की कॉलोनीज होती है, वो क्या करती है, समुद्री जल के अंदर जो कैल्शियम होता है उसे अवशोषित कर लेती है और कठोर शैल का निर्माण कर लेती है, कवच का निर्माण कर लेती है, जो कालांतर में या तो समुद्री तल में जमा हो जाते हैं या छोटे छोटे आइलैंड्स बना लेते हैं। तो ये प्रमुख कारण है कि इस कैल्शियम और पोटेशियम जो दो लवण हैं वह समुद्रों से धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जो नदियों के द्वारा कैल्शियम लाया जा रहा है वह इसमें कम हो रहा है, लेकिन जो क्लोराइड कंटेंट्स हैं वह कम नहीं हो रहे हैं। क्लोराइड कंटेंट्स का अवशोषण कम हो रहा है, इस कारण से क्लोराइड की जो है मात्रा समुद्रों में अधिक पाई जाती है, लेकिन कैल्शियम की जो है कमी है एज़ कम्पेयर टू, तुलनात्मक रूप से क्लोराइड के, एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड। तो ये दो प्रमुख कारण हो गए। अब केमिकल प्रोसेसेस, कुछ लवण आपस में रिएक्ट कर कर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं या निक्षेपित हो जाते हैं और जो समुद्री के तल के नीचे चले जाते हैं, अथवा कुछ लवण जो है, लवण में जो आयन्स हैं वो नीचे जो धरातल में जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, धूलिकण जो हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। उनके इंटरेक्शन से क्या होता है, वो एक तरीके से जाली का काम करते हैं। जैसे ही वो आयन्स उनके अंदर गए और वो उसको छान कर अपने नीचे भेज देंगे। नीचे भेजने के बाद में वो धीरे धीरे दबते जाएंगे और सेडिमेंट्स उसके ऊपर आते जाएंगे परत दर परत, और धीरे धीरे वो लवण जो है भूगर्भ में चले जाएंगे, जहाँ पर ये मैग्मा के संपर्क में आके गल जाएंगे और फिर से ये कहीं वॉल्केनिक रूप से धरातल पर लावा के रूप में फिर से उनका उद्भव होगा। तो ये साइक्लिक बेल्ट है जो चलती रहती है, जिसे डेविस ने भी समझाया है नदी चक्र के द्वारा, पेंक ने भी समझाया है नदी अप्रदन चक्र के द्वारा। तो ये कुछ कारक हैं जिससे सैलिनिटी कम होती है।
उसके अलावा जो है कुछ चट्टानों का निर्माण होता है जो इन केमिकल रिएक्शन से ही होता है। जो लवण है वो धीरे धीरे निक्षेपित होकर कुछ चट्टाने में परिवर्तित हो जाते हैं और वो नीचे समुद्री भाग में कहीं न कहीं या तटीय भागों में जो ठोस शैलों के रूप में पड़ी रहती है, जिसके कारण से लवणता एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और जो विनाशकारी किनारे हैं धरातल के, जहाँ समुद्री तल और धरातल का जो भाग है वो मिलता है, लैंड पार्ट और ओशनिक पार्ट जहाँ कन्वर्ज होते हैं, वहाँ से क्या होता है कि ये जो है निरंतर मैग्मा के संपर्क में ये चट्टानें आती जाती है और पिघलकर वापस से मैग्मा में वृद्धि करती जाती है। तो ये कुछ कारक हमने देखे आज के चैप्टर में कि उद्भव कैसे हुआ और लवणता का, और उद्भव अगर हो गया है तो क्या लवणता वहीं बरकरार रहती है या घटती बढ़ती है, तो घटती है तो किन कारणों से घटती है, जिसमें हमने रासायनिक और जैव रासायनिक दो प्रमुख कारक देखे। तो इसे आप अध्ययन करें और प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछना आवश्यक है। धन्यवाद।